सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा को स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, इसके पहले जो लेक्चर हुआ था कल हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो अर्थात एसी डायनेमो के बारे में पढ़ा था। ये हमारा अध्याय 12 का पहला लेक्चर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले बच्चों आपको इसमें पढ़ना है वो धाराओं के बारे में, विद्युत धारा। तो बच्चों जो विद्युत धारा है हमारे पास, विद्युत धारा, इसकी परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं अध्याय 2 में कि अब इसके प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। बच्चों विद्युत धारा जो करंट होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है एसी, एक दूसरा होता है डीसी। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, या इसी को अपन बोलते हैं हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, या इसको बोलते हैं डिस्ट धारा। ठीक, तो एक हो गया हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा, एक हो गया हमारे पास डिस्ट धारा। ठीक है, डिस्ट धारा भी दो प्रकार की होती है, एक होती है एक समान डीसी या सम डीसी, एक समान डीसी, और दूसरी होती है परिवर्ती डीसी। परिवर्ती डीसी एक हो गई एक समान डीसी, और दूसरी कौन सी होगी हमारी परिवर्ती डीसी। इस प्रकार ये विद्युत धारा का डिवाइडेशन है। अब एसी प्रत्यावर्ती धारा की मैं आपको परिभाषा बता रहा हूँ, जो अध्याय का हमारा नाम है। कल हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो पढ़ा था, तो उसी से पैदा होती है। ठीक है, तो वह विद्युत धारा जिसका परिमाण क्या क्या, जिसका परिमाण व दिशा, परिमाण व दिशा दोनों आवर्ती रूप से बदलते हैं, दोनों आवर्ती रूप में बदलते हैं, दोनों आवर्ती रूप में बदलते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार की जो विद्युत धारा है उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या होगा, वह विद्युत धारा जिसका परिमाण व दिशा दोनों आवर्ती रूप में बदलते हैं। आवर्ती का मतलब होता है कि निश्चित साइकिल, निश्चित समय के बाद अपने चक्र को दोहराना, निश्चित समय के बाद अपने परिमाण व अपनी दिशा को दोहराना। अगर कोई वस्तु इस प्रकार से बदले, यदि कोई राशि इस प्रकार से बदले, तो वह निश्चित समय के बाद अपने परिमाण यानी अपने मान और अपनी दिशा को पुनः प्राप्त करे, तो आवर्ती कहलाती है, आवर्ती रूप से बदलना। ठीक, हम बढ़ चुके हैं, आवर्ती बल पढ़े थे क्लास 11th में, लास्ट तरंग वाले चैप्टर में। तो प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिसका परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से बदलते हैं, उसको अपन प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक, अब आता है डिस्ट धारा के बारे में। तो वह विद्युत धारा जिसका परिमाण व दिशा, जिसका जो है दिशा समय के साथ नहीं बदलती, परिमाण बदले या ना बदले, उसको बोलते हैं डिस्ट धारा। डिस्ट धारा, डिस्ट धारा में क्या होना है, दिशा नहीं बदलेगी, बस दिशा नहीं बदलेगी। ठीक है ना, तो वह विद्युत धारा जिसकी दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, उसको हम डिस्ट धारा कहते हैं। और इसका परिमाण बदले या ना बदले, अब यदि उसका परिमाण नहीं बदलता है, मान दिशा तो बदलने नहीं है, तो वह डिस्ट धारा जिसका परिमाण भी समय के साथ ना बदले, उसको एक समान डीसी कहेंगे, और जिसका परिमाण समय के साथ बदले उसे परिवर्ती डीसी कहेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा ये दो, और डिस्ट धारा के दो प्रकार हमारे पास देखने में आए। एक हमारे पास आया एक समान, और दूसरा आया परिवर्ती। अब हम जितनी बातें करेंगे वो प्रत्यावर्ती धारा पर करेंगे। ठीक है ना, तो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में अब अपन और जान लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, तो जैसे कि मैंने आपको परिभाषा बता दी है, तो प्रत्यावर्ती धारा सिर्फ हम एसी लिखते हैं। ए में ए का मतलब अल्टरनेटिव, सी का मतलब करंट। कई बार हम एसी धारा बोलने लगते हैं, तो एसी धारा में तो धारा दो बार बोल दिया, वो तो एसी का मतलब ही अल्टरनेटिव करंट, ठीक, या प्रत्यावर्ती धारा। तो वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से बदलते हैं, उसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। किसी छठी पर इसका समीकरण I = I0 sin ओमेगा t इस समीकरण से दिया जाता है, इसको प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है
आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये इसका समीकरण होता है, जो अपन को ध्यान रखना है। किसी क्षण टी पर आपको मान चाहिए तो इसी से निकलेगा। अब यहाँ पर आई जीरो क्या है, आई जीरो को बोलते हैं धारा का शिखर मान, धारा का आयाम, इसी को आयाम बोलते हैं, या इसी को अपन बोलते हैं शिखर मान, या इसी को बोलते हैं पीक वैल्यू। ठीक है ना, तो आई जीरो को अपन प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान या आयाम बोलते हैं। आपको याद होगा कल आई जीरो अपन ने एन बी ए इंटू ओमेगा, उसको आई नॉट माना था, याद करो। अच्छा, ओमेगा क्या है, ओमेगा ओमेगा को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति। तो प्रत्यावर्ती धारा की कोणीय आवृत्ति ओमेगा। अभी ओमेगा कहाँ से आया, तो डायनामो में जब हमने आर्मेचर घुमाया था, तो प्रत्यावर्ती धारा डायनामो में आर्मेचर का जो कोणीय वेग होता है वही यहाँ पर आ गया है ओमेगा बन के। तो डायनामो की जो आवृत्ति होती है वो कोणीय वेग होता है, वही प्रत्यावर्ती धारा बन करके आ जाता है। ठीक है ना, और टी मतलब किसी टाइम पर, क्योंकि अलग अलग टाइम पर, क्योंकि टाइम अलग अलग टाइम पर वैल्यू अलग होगी, इसलिए टी का फलन होता है। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी को बोलते हैं धारा का शिखर मान या इसका आयाम। इसी प्रकार से हमारा आता है प्रत्यावर्ती विबावल। विबावल आपको परिभाषा कोई भी पूछी जा सकती है, वो सब कुछ एक ही है ना। तो प्रत्यावर्ती बोले अल्टरनेटिव ईएमएफ कहलाता है, अल्टरनेटिव ईएमएफ। तो इसका जिसकी जो एक समीकरण होता है वो होता है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू साइन ओमेगा टी, ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है ना, बस आई का एप्सिलॉन बन जाएगा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वह विद्युत वाहक बल जिसका परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से बदलते हैं उसे हम प्रत्यावर्ती विभव बल कहते हैं। कल जब अपन पढ़ रहे थे डायनामो का सिद्धांत, तो उसमें बना था ही, आर्मेचर को घुमाते हैं तो उसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो यही तो होता है। इसके बाद आता है हमारे पास प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता। तो इसका इक्वेशन होता है v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, तो वोल्टता मतलब वोल्टेज जो परिपथ में दो बिंदुओं के बीच लिया जाता है एसी परिपथ की। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सेम होगी, वह वोल्टता या वह वोल्टेज या वह विभवांतर जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ आवर्त रूप से बदले उसे हम प्रत्यावर्ती वोल्टता कहते हैं। अब मैं तीन तीन क्यों बता रहा हूँ, अगर परीक्षा में आपको धारा आए तो धारा बोलना है वहां पर, अगर परीक्षा में विद्युत वाहक बल आ गया तो वहां विद्युत वाहक बल बोलना है, इक्वेशन ए लिखना है। अगर परीक्षा में वोल्टता शब्द आ गया तो घबराना नहीं, वहीं पर वोल्टता शब्द बोलना है जहां पर आपने धारा बोला। तो क्या बोलोगे डेफिनेशन, वह वोल्टता या वह वोल्टेज या वह विभवांतर जिसका परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ आवर्त रूप से बदलते हैं। अब ये इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता का, सॉरी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान वी नॉट को। ठीक है, तो ये हमारे पास इससे ये डेफिनेशन। अब प्रत्यावर्ती धारा हमें पढ़ना है, क्योंकि हमारे अध्याय का नाम क्या है, अध्याय का नाम है प्रत्यावर्ती धारा, तो हमें तो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ना है सारा कुछ। ठीक है ना, हमें सारा कुछ पढ़ना है क्या के बारे में, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। अब प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफीय निरूपण होता है, एसी का ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण, तो जब क्योंकि आपको याद होगा 11वीं क्लास में आप लोगों ने साइन ग्राफ और कॉस ग्राफ सारे पढ़े हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो वो इस टाइप से आता है, इस टाइप से। ये इसका एक चक्र का मान लिखा हुआ है, एक चक्र का, यहाँ से यहाँ तक इसका एक चक्र माना जाता है। माने जब जो कुंडली होती है, आर्मेचर जो होता है, वो जब पूरा एक चक्र घूम लेता है तब वो करंट की स्थिति ये होती है, इस टाइप से ऐसे बदलता है। मैक्सिमम मैक्सिमम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर दूसरी दिशा में मैक्सिमम होगा, फिर जीरो होगा। ध्यान से सुना ये सब बातें। तो ये यहाँ पर ए इसका शिखर मान की जो यहाँ पर ये है, मान लो y एक्सिस पर ने धारा का मान लिया तो यहाँ पर आई जीरो लिखा जाएगा। तो ये इसका शिखर मान हो गया, शिखर मान, ये शिखर मान अधिकतम मान, ये दूसरी दिशा में अधिकतम मान और एक दिशा में अधिकतम मान। ठीक, अब ये जीरो यहाँ पर लिखा जाता है, यहाँ पे इसका लेते हैं अपन कोणीय आवृत्ति, इसका कोण लेते हैं। तो यहाँ पर आता है π/2, यहाँ आता है पाई, यहाँ पर आता है 3 π/2, यहाँ पर आता है 2 पाई। तो जीरो पर ये जीरो, π/2 मान 90 से जब घूम जाती है, मूव हो जाती है, तब सबसे अधिकतम मान हो जाता है उसका।
फिर वह 180 मतलब आधा चक्कर पूरा होता है तो फिर 0 हो जाएगा। फिर 270 अंश मतलब 3/4 चक्कर पूरा होगा तो यहाँ बार आ जाएगी, और इसके बाद जब उसका पूरे एक चक्कर पूरा हो जाएगा तो फिर से 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये कहलाता है प्रत्यावर्ती धारा का गैर-आवर्ती निरूपण। तो जब हम प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ भिन्न भिन्न मानों का ग्राफ खींचते हैं समय के साथ, तो हमें इस टाइप से ग्राफ प्राप्त होता है। ये साइन ग्राफ है। अब इसमें आप एक बात और इसमें ध्यान रखने की है कि क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ ऐसा होता है, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा जिस परिपथ में प्राप्त हो रही है उसमें ऐसा संकेत बनाना पड़ता है। ये प्रत्यावर्ती धारा का संकेत कहलाता है। जैसे कोई परिपथ में एसी स्रोत लगा है तो यहाँ पर आपको ऐसा संकेत बनाना है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का संकेत है, जैसे डीसी का संकेत ये होता है कि सेल से हमें डीसी मिलती है, तो डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट का संकेत है सिंबल। अगर कहीं पर ये वाला सिंबल लगा हुआ है बैटरी या सेल, इसका मतलब उस परिपथ में दिष्ट धारा बह रही है। इसके पहले जो अध्याय हमने पढ़े हैं, उन सारे अध्याय में जो नियम पढ़े हैं वो सब डीसी के लिए थे, दिष्ट धारा के लिए थे वो सारे के सारे। चाहे हमने ओम का नियम पढ़ा हो, चाहे हमने उसके पहले किरचॉफ के नियम पढ़े हो, ये तमाम चीज वो सब डीसी के लिए, सारे के सारे डीसी परिपथ थे। उन सब में अपने याद होगा हमने सेल या बैटरी का प्रयोग किया है। तो ये डीसी अगर किसी परिपथ में बह रही है तो डीसी स्रोत का संकेत ये होता है और एसी स्रोत का संकेत ये होता है। तो अब हम जो परिपथ बनाएंगे इस अध्याय में, उसमें हम बैटरी न लगा करके ये वाला लगाएंगे, ये वाला संकेत बनाएंगे। तो ये इसका संकेत होता है। ध्यान रखना, ये नीचे से उठाना है, ऐसे वही ऊपर की ओर ले जाना है। एक्चुअली में साइन ग्राफ का ही संकेत है। अब आता है हमारे पास इसकी बारे में कुछ परिभाषाएं, प्रत्यावर्ती धारा की कुछ डेफिनेशन और हमारे लिए यहाँ पर जाननी है, कुछ परिभाषाएं जाननी है, ठीक है ना। तो ये ग्राफीय निरूपण भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। अब हम इसकी कुछ छोटी छोटी परिभाषाओं के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि वो क्या होती है, ठीक। तो प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाएं, यानी प्रत्यावर्ती धारा एसी से संबंधित परिभाषा। इसमें क्या होगा बच्चों, कुछ 1-2 नंबर में कुछ छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जाती हैं, वो आपको यहाँ पर बतानी होती है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा आयाम। आयाम या इसी को क्या बोलते हैं, अभी आपको बताया था, शिखर मान। सबसे पहली परिभाषा प्रत्यावर्ती धारा का आयाम है शिखर मान। तो आपसे पूछी जाती है कि प्रत्यावर्ती धारा के आयाम या शिखर मान से आप क्या समझते हैं। तो परिभाषा क्या देंगे, प्रत्यावर्ती धारा की किसी भी दिशा में अधिकतम मान को, एसी के किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में अधिकतम मान को, किसी भी दिशा में अधिकतम मान को उसका शिखर मान कहते हैं, उसका शिखर मान या आयाम कहते हैं। शिखर मान या आयाम कहते हैं, ये हमारे डेफिनेशन है, ठीक है ना। क्या बन गई डेफिनेशन बच्चों, क्या बन गई, एसी के किसी दो दिशा होती है, एक ऊपर की ओर लिख लेंगे, नीचे के एक पॉजिटिव एक नेगेटिव डायरेक्शन। तो किसी भी दिशा में प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को उसका आयाम या शिखर मान कहते हैं। तो जो समीकरण होता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें आई नॉट धारा का शिखर मान है, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो और अगर आपसे कोई पूछे संकेत तो अपन कहेंगे आई नॉट जो लिखा होता है, आई नॉट संकेत प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान को दर्शाता है। तो सभी समझ गए ना प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या कहलाता है, हाँ समझ गए होंगे। अब आता है नंबर 2 हमारा आवर्तकाल। आवर्तकाल, प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या कहलाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, हम जानते हैं उसका मान समय के साथ क्या होता है, बदलता है। तो प्रत्यावर्ती धारा अपने परिवर्तन के एक चक्र को, एक परिवर्तन जैसे यहाँ से ये उठी तो ये कहलाता है परिवर्तन के एक चक्र, अधिकतम हुई 0 हुई, अधिकतम हुई 0 हुई, ये कहलाता है एक चक्र। तो प्रत्यावर्ती धारा अपने मान में परिवर्तन के एक पूर्ण चक्र को, एक चक्र को पूर्ण करने में जितना समय लेती है, माने प्रत्यावर्ती धारा अपने परिवर्तन के एक पूर्ण चक्र में जितना समय लेती है, अपने परिवर्तन के पूर्ण चक्र में, अपने परिवर्तन के पूर्ण चक्र में
पूर्ण चक्र में, अपने परिवर्तन के पूर्ण चक्र में जितना समय लेती है उसे ही, जितना समय लेती है उसे हम उसका आवर्तकाल कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा अपने परिवर्तन के एक पूर्ण चक्र में जितना समय लेती है उसे हम क्या कहते हैं, उसका आवर्तकाल कहते हैं। इसे हम कैपिटल टी से दर्शाते हैं। कैपिटल टी तो हम तो पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि आवर्तकाल को कैपिटल टी से ही दर्शाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अभी आवर्तकाल काय के बराबर होता है, यह आवर्तकाल याद रखना, जो जिस डायनेमो और जनरेटर से हम एसी बनाते हैं ना, उसकी आर्मेचर के आवर्तकाल के बराबर होता है। तो जो आर्मेचर कल हमने पढ़ा था, ये था हमारा आर्मेचर, याद करो आप, ये आर्मेचर था, याद करो आप, ठीक है ना, NH। तो ये जो आर्मेचर ये था, ये एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लेता है वही तो उसका आवर्तकाल है। तो जो आर्मेचर का आवर्तकाल वही प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल। अगर आर्मेचर की आवृत्ति सॉरी आवर्तक का कोणीय वेग अगर ओमेगा हो तो टी की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये अपन को ध्यान रखना है, हम पहले से जानते हैं। तो आवर्तकाल का सूत्र होता है टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ पर ओमेगा इसकी कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया आवर्तकाल, प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल, ठीक है। अब अपने पास आती है वो आवृत्ति। आवर्तकाल के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कितनी चीजें पढ़ ली हमने, दो चीजें पढ़ ली। क्या क्या पढ़ लिया, आयाम पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, आवर्तकाल पढ़ लिया, ठीक है ना। हमारे पास तीसरी बात है आवृत्ति, आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी, ठीक है, आवृत्ति। तो एक आवृत्ति कहलाती है वो प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितने चक्र पूर्ण करती है, एक सेकंड में, एक सेकंड में चक्रों की संख्या, एक सेकंड में पूर्ण चक्रों की संख्या। हमारे प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितने चक्र पूर्ण करती है, जितने चक्कर लगा ले, चक्कर लगा ले, तो इसे प्रत्यावर्ती धारा की क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में लगाए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, ये हम पहले से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितने चक्र पूर्ण कर लेती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना, आवृत्ति कहते हैं। अच्छा, ये क्या होती है आवृत्ति, जो आर्मेचर की आवृत्ति होती है वही प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, ध्यान रखना। अब मैं फिर बना देता हूँ चित्र को। ये हमारे पास डायनेमो था, तो डायनेमो में ये जो आर्मेचर है, ABCD इसको नाम दे देते हैं, ये आर्मेचर, ये एक घूम रहा है, घूम रहा है। तो इसकी जो आवृत्ति होती है वही इससे उत्पन्न होने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो ध्यान रखना, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति आर्मेचर की आवृत्ति के बराबर होती है। प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल आर्मेचर के आवर्तकाल के बराबर होता है। तो सब कुछ पैदा तो यहाँ से हो रहा है ना, डायनेमो से। तो डायनेमो में जो फ्रिक्वेंसी हमारी आर्मेचर की होगी वही फ्रिक्वेंसी करंट की होगी। जो टाइम ऑफ पीरियड इसका होगा आर्मेचर का, वो टाइम ऑफ पीरियड करंट का होगा। तो याद रखना इसकी आवृत्ति। अब आवृत्ति को हम जानते हैं न्यू या एफ या एन लिखने लगते हैं, तो न्यू या एफ से यहाँ पर या एन से हम प्रदर्शित करते हैं इसके लिए, ठीक है ना। अब जो न्यू होती है इसकी वैल्यू होती है आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर। ये भी हम जानते हैं कि आवृत्ति का मान आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो न्यू बराबर 1/t, और 1/t मतलब इस सूत्र को उल्टा कर देते हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ये हमारे पास आवृत्ति का फार्मूला बन जाता है। तो आवृत्ति, तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, आवृत्ति का फार्मूला क्या होता है बच्चों, आवृत्ति का फार्मूला होता है न्यू या एफ इक्वल टू 1/t या ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है ना। इसका मात्रा क्या होगा, हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज, ठीक है ना, चक्कर प्रति सेकंड या हर्ट्ज कहते हैं। और ये हमारे पास है आवृत्ति की डेफिनेशन। अब आवृत्ति के बारे में कुछ और भी हमारे लिए जानना है। क्या जानना है, क्या होता है बच्चों, जो एसी करंट होता है, जो प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे पास होती है बच्चों, ये प्रत्यावर्ती धारा अलग अलग, मतलब जैसे आप जो डायनेमो आपने आर्मेचर में आर्मेचर की फ्रिक्वेंसी सेट की है वही इसकी होगी। अब इसमें जिस फ्रिक्वेंसी का करंट होगा इसके लिए इंस्ट्रूमेंट भी अलग अलग होते हैं। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत से जो प्रत्यावर्ती धारा आती है उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, ये ध्यान रखना है, 50 हर्ट्ज, ये है भारत में। हमारे भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा हमें दी जाती है, याद रखना, हमारे घरों में एसी करंट आता है, मैं बताना भूल गया, मैं फिर से बता दूं, हमारे घरों में जो विद्युत धारा आती है वो कौन सी होती है बच्चों, कौन सी होती है, एसी, ठीक है ना। तो हमारे घरों में एसी करंट आता है, तो हमारे घरों में जो एसी करंट आता है तो उसका आवर्तकाल, आवृत्ति, ये सब फिक्स होंगे, फिक्स होंगे। तो इसकी जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज, ध्यान रखना।
कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के करंट हमारे घरों में आते हैं। ऐसे अमेरिका में 60 हर्ट्ज तक जाता है, और 60 होती है। तो हमारे घरों में जो इंस्ट्रूमेंट है, आप अगर कभी टीवी को या कभी जो हमारे एलईडी बल्ब लगे होते हैं उसके पैकेट पर देखना, तो उस पर लिखा रहता है 50 हर्ट्ज, ऐसे आराम से उस पर छोटा से लिखा होता है कि 50 हर्ट्ज के लिए इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज हमारे घरों में आने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक। अब ये जो 50 सेकंड का मतलब क्या, मतलब ये 1 सेकंड में ये ऐसे ऐसे 50 राउंड पूरे कर लेती है। जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 राउंड हो गया, ऐसे 2 राउंड, ऐसे 50 राउंड 1 सेकंड में पूरे कर लेती है। अब ध्यान देना ना बच्चों, ये कहलाता है एक चक्कर। और कितने चक्कर पूरे कर रही है? 50 चक्कर पूरे कर रही है। एक चक्कर में आप जरा ध्यान देखो तो 2 बार जीरो हुई है, एक यहाँ पर जीरो हुई है और एक यहाँ पर जीरो हुई है ना। एक चक्र में 2 बार जीरो, तो 50 चक्र में कितने बार जीरो होगी? कितने बार जीरो होगी? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100 बार। 100 बार शून्य को प्राप्त होती है। यानी कि जो हमारे घर में जो एसी आती है, इसका मान 1 सेकंड में 100 बार शून्य होता है। ध्यान रखना, 1 सेकंड में कितने बार शून्य होता है? 100 बार। हमारे घरों में जो, अभी आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन जो विद्युत बल्ब वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब जो अपन चलाते थे, वो तो लेकिन हमें जलते हुए मिलते हैं, जबकि वो 1 सेकंड में अगर 100 बार ये करंट शून्य हो रहा है तो 100 बार ही वो बुझना चाहिए, 100 बार जलना चाहिए। हाँ होता है। तो जो बल्ब होते हैं वो 1 सेकंड में 100 बार जलते हैं, 100 बार बुझते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि निर्बंधता के कारण, मतलब 1 सेकंड में अगर कोई परिवर्तन 100 बार हो रहा है तो वो हमें दिखता नहीं है फिर, ठीक है ना। हमारी आंखें इतना नोटिस नहीं कर पाती है कि जल बुझ रहा है। तो हमारे घरों जो हमारे घरों में जो बल्ब लगे होते हैं वो 1 सेकंड में 100 बार जलते हैं और 100 बार ही बुझते हैं वो। क्यों? क्योंकि 100 बार उसमें करंट जीरो होगा, ठीक है ना। कि हमारे घर में जो आवृत्ति है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज है। तो 100 बार जलते हैं, 100 बार बुझते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए फिर भी वो जलते हुए क्यों दिखते हैं, तो अपन कहेंगे दृष्टि निर्बंधता के कारण। जो हमारी बाउंडेशन है वो आंखों की दृष्टि निर्बंधता, मतलब परिवर्तन को नोटिस करने की जो क्षमता है उससे वो परे है। हम इतने छोटे परिवर्तन को नोटिस नहीं कर सकते जो 1 सेकंड में 100 बार हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए वो हमें तो जलते हुए दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो 100 बार जलते हैं और 100 बार ही क्या होते हैं? बुझते हैं, ठीक है। तो घरों में आने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है बच्चों? कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। ठीक, आप बिल्कुल सही है। अब हमारे पास आता है वो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, एसी का औसत मान, बहुत काम की चीज है औसत मान, ठीक है ना। तो औसत मान मतलब क्या कहलाता है? मतलब आपसे पूछता है, जैसे ये है, ये करंट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक करंट ने जितनी वैल्यू प्राप्त की है, ये अलग अलग वैल्यू के लिए शो कर रहा है, यहाँ वैल्यू अलग, यहाँ वैल्यू अलग, यहाँ वैल्यू अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, सब जगह अलग अलग। तो सारे की सारी वैल्यूज का जो औसत होगा एक चक्र का, वो कहलाता है एसी का औसत मान, एवरेज वैल्यू। तो मजे की बात देखो, अगर मैं इसको मानूं कि पॉजिटिव है, तो ये देखो नीचे वाला सारा का सारा नेगेटिव है, तो टोटल करेंगे तो जीरो हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को उसका औसत मान कहते हैं। माने एक पूर्ण चक्र प्रत्यावर्ती धारा का जो मानों का जो औसत होता है उसे औसत मान कहते हैं। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के विभिन्न मानों के औसत को उसका औसत मान कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। मजे की बात, ये शून्य होता है एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र में औसत मान शून्य होता है, ये ध्यान रखना। औसत मान कितना होता है? क्योंकि आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में, तमाम चीजों में। तो आप क्या रखना, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान तो बोल देना है शून्य, ठीक है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान अपन को क्या बोल रहा है? शून्य बोल रहा है। कैसे होता है शून्य? क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा का मान का समीकरण होता है इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, ये होता है। अब इसका जो औसत मान है वो इससे निश्चित होगा, क्योंकि ये तो फिक्स कांस्टेंट है। आएगी वो क्या है? उसका शिखर अधिकतम मान को अपन कहते हैं वो आयाम, तो ये तो फिक्स होता है, किसी प्रत्यावर्ती धारा के लिए अधिकतम इतना हो सकता है। तो ये समय के साथ कौन बदलेगा इसमें? साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी का मान -1 से लेकर के +1 तक बदलता है। हमें मालूम है, हम साइन कॉस टेन ये सब टेबल पढ़ चुके हैं, तो ये मान अपने आप को दोहराते हैं, साइन के मान दोहराते अपने आप को। जैसे कि साइन 0 का 0 हो गया, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का
वर्गमूल 3/2 साइन 90 का 1, फिर आगे जाएंगे तो साइन 120 अंश का मान तो वापस आ जाएगा 1/2 इस टाइप से। मतलब वो अपने मान को क्या करते हैं, करेंगे 3/2 आएगा, तो अपने मान को क्या करते हैं, वो दोहराते हैं बाद में, लेकिन ये फिर माइनस 180 के बाद माइनस में जाने लगते हैं। तो अगर हम शून्य से लेकर के 360 अंश तक के सभी मानों का औसत निकालें साइन के, साइन 0 अंश का, 1 अंश का, 2 अंश का, 3 अंश का, ऐसे ऐसे 360 अंश तक के सभी 360 मान निकाल कर उनको जोड़ें तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो एक पूर्ण चक्र में मतलब साइन का जो औसत मान है वो शून्य होता है, तो शून्य का इसमें गुणा करेंगे I0 में तो सारा शून्य हो जाएगा, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है वो कितना होता है, शून्य होता है। ध्यान रहेगा सभी को, हाँ ध्यान रहेगा, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र में, याद रखना, एक पूर्ण चक्र में औसत मान क्या होता है, शून्य होता है। अब एक बार क्या हुआ बच्चों, बड़े कमाल की बात बता रहा हूं मैं, एक बार क्या हुआ, एक पूर्ण चक्र का नहीं पूछा गया, एक बार क्या हुआ, पूर्ण चक्र उन्होंने पूछा अर्ध चक्र का औसत मान लिखो, अर्ध चक्र का, अर्ध चक्र का औसत मान। अब वो तो नई नई चीजें पूछते हैं, आधे चक्र का पूछा, आधे चक्र का। अर्ध चक्र में अगर आपको पूछे जाए इसका औसत मान तो वो होता है 2I0/π, 2I0/π ये होता है, ध्यान रखना। अगर आपको पूछा जाए कि प्रत्यावर्ती धारा का अर्ध चक्र में औसत मान कितना होता है, तो अर्ध चक्र में औसत मान होता है 2I0/π। पूर्ण चक्र में कितना होता है, पूर्ण चक्र में कितना होता है, 0 होता है। पूर्ण चक्र में औसत मान 0 होता है, अर्ध चक्र में औसत मान 2I0/π, ठीक है ना। अगर प्रत्यावर्ती धारा की जगह पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज बोले तो आप लिख देना 2ε0/π, प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल बोले। आज बोला जाए प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल का अर्ध चक्र में औसत मान, तो आपको क्या बोल देना है, 2ε0/π, बोलता बोलेंगे 2v0/π। तो आप बता सकते हो अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होगा अर्ध चक्र में, बोलो बोलो जी, बिल्कुल सही है। अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है 2I0/π, अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, और पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, ठीक है ना। ये बड़ी कमाल की बात है कि अर्ध चक्र में इसका इतना होता है, नई चीज है आपकी, है ना। अब हमारे पास आता है, अब हमारे पास आता है कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, क्योंकि एक चक्र में औसत मान 0 होता है, तो याद रखना एसी जो होती है, अल्टरनेटिंग करंट, ये ना तो रासायनिक प्रवाह दर्शाती है, रासायनिक प्रभाव, तो बोलेंगे नहीं दर्शाती, ना ही ये चुंबकीय प्रभाव दर्शाती, वेरी गुड, चुंबकीय प्रभाव नहीं दर्शाती। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, 3 स्टार बना देता हूँ, उसका ध्यान रखना है क्या, कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है ये ना तो रासायनिक प्रभाव दर्शाती है और ना ही चुंबकीय प्रभाव दर्शाती है। यानी कि आप कोई केमिकल रिएक्शन में एसी का प्रयोग करोगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। अगर आप मैग्नेट बनाना चाहते हो, एक स्थायी मैग्नेट बनाना चाहते हो, तो एसी जहां तक नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। तो एसी प्रत्यावर्ती धारा ना तो रासायनिक प्रभाव दर्शाती है ना ही चुंबकीय प्रभाव दर्शाती है। अब आपसे पूछा जाता है, अच्छा इसके पहले जैसे ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ऑस्टेट का, तो ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट में अपने क्या पढ़ा था कि जब ऑस्टेट ने कुंडली में करंट भेजा तो आसपास चुंबकीय क्षेत्र बन गया। तो उस समय आप ध्यान रखो अपन ने डीसी लगाई थी, मतलब अपन ने जो कॉइल के लिए, ऐसे जो कॉइल के लिए अपन ने चित्र बनाया था, इसमें यहाँ पर याद करो ये वाला लगाया था, ये काय का संकेत है, डीसी का। तो डीसी करंट से तो कॉइल में मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, लेकिन आप यहाँ पर इसको हटा करके आप इसको लगा दो तो फिर ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा, कितनी कमाल की बात है। तो प्रत्यावर्ती धारा केवल कौन सा प्रभाव दर्शाती है, वो कौन से प्रभाव नहीं दर्शाती है, ना तो रासायनिक प्रभाव दर्शाती है और ना ही चुंबकीय प्रभाव दर्शाती है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि प्रत्यावर्ती धारा रासायनिक प्रभाव नहीं दर्शाती क्यों, तो आपको आंसर लिखना है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, इसलिए यह रासायनिक प्रभाव नहीं दर्शाती। आपसे पूछा जाए प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय प्रभाव नहीं दर्शाती क्यों, तो आंसर क्या लिखना है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, इसलिए यह चुंबकीय प्रभाव नहीं दर्शाती। यह आपको प्रश्न आता है कि क्या प्रत्यावर्ती धारा रासायनिक प्रभाव दर्शाती है, तो हम बोलना है नहीं, कारण क्योंकि एक पूर्ण चक्र में औसत मान 0 होता है। क्या प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय प्रभाव दर्शाती है, हम बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि एक पूर्ण चक्र में औसत मान 0 होता है, या दोनों का कंबाइन में आ जाए कि प्रत्यावर्ती धारा ना तो रासायनिक प्रभाव दर्शाती है ना ही चुंबकीय प्रभाव, क्यों, तो आंसर वही बोलना है सब जगह कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, अतः
यह ना तो रासायनिक प्रभाव दर्शाती है ना ही चुंबकीय प्रभाव दर्शाती है। तो ये वाले प्रभाव कौन दर्शाता है? ये वाले प्रभाव डीसी दर्शाती है, डीसी। यदि कहीं पर आपको रासायनिक क्रिया करनी है तो डीसी करंट चाहिए, आपको मैग्नेट बनानी है डीसी करंट चाहिए, ठीक है। अब ये कौन सी प्रभाव दर्शाती है? ध्यान रखना, ये ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है, ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा एक प्रवाह दर्शाती है, वो कौन सी प्रवाह है? वो है ऊष्मीय प्रवाह। अर्थात आप प्रत्यावर्ती धारा से ऊष्मा पैदा कर सकते हो, बराबर होगी। अब ऊष्मा एसी से पैदा करो चाहे डीसी से, बराबर होती है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा जो होती है, जूल ने बताया कि किसी परिपथ में जब करंट भेजते हैं तो उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के अनुपाती होती है। धारा का वर्ग होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो एसी जो है ये ऊष्मीय प्रवाह दर्शाती है, ध्यान रखना। इसलिए एक बात और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, वो ध्यान रखना। एसी का, जैसे आपने पिछले अध्याय में हमने अमीटर पढ़ा, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर पढ़े थे ना, जब अपन ने पढ़ा था लास्ट में चैप्टर में कि धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलेंगे, धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे, अमीटर वोल्टमीटर में अंतर, ये सारे क्वेश्चन पढ़े थे अपन। तो वो सब डीसी के लिए थे, क्योंकि उसमें जो जो अमीटर और वोल्टमीटर है वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करते हैं। इसलिए अगर हमारे लिए डीसी को मापना है तो जो अमीटर वोल्टमीटर हम यूज करते हैं वो वास्तव में डीसी को मेजर करते हैं, ठीक है ना। एसी का मेजरमेंट करने वाले जो अमीटर और वोल्टमीटर होते हैं एसी का, वो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि एसी का मापन करने वाले अमीटर और वोल्टमीटर या जो मापन करने वाले यंत्र होते हैं वो किस प्रभाव पर आधारित होते हैं? हम बोलेंगे ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। किस प्रभाव पर आधारित होते हैं? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, ठीक है ना। तो एसी का मापन करने वाले जो अमीटर वोल्टमीटर होते हैं वो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, अगर आप डायरेक्ट एसी को माप रहे हैं। और अगर नहीं तो फिर हमें एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब उसके बाद ठीक। तो ये हमारे पास एसी का है। अब अगली चीज में आ रहा हूँ, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यम मान। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जैसे कि बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू, ठीक है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या है भैया? तो ध्यान से देखो, वर्ग माध्य मूल माने वर्ग करना है, माध्य करना है और उसके बाद वर्गमूल निकालना है। रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन निकालना है, फिर उसके बाद रूट निकालना है, ठीक है ना। तो परिभाषा ध्यान से सुनना। प्रत्यावर्ती धारा के विभिन्न मान, एक पूर्ण चक्र में विभिन्न मानों के वर्गों के माध्य के वर्गमूल को, या विभिन्न विभिन्न मानों के वर्गों के माध्य के वर्गमूल को, माध्य के वर्गमूल को, ये है हमारे पास डेफिनेशन। क्या बनी डेफिनेशन? एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के विभिन्न मानों के वर्गों के माध्य के वर्गमूल को उसका वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS से दर्शाते हैं, IRMS, RMS छोटा सा लिखना है, ये अपर कैपिटल केस में लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। तो फिर क्या बोलेंगे कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के विभिन्न मानों के वर्गों के माध्य के वर्गमूल को, क्या बोला है? एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के विभिन्न मानों के वर्गों के माध्य के वर्गमूल को उसका वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो वर्ग माध्य मूल मान होता है, ध्यान रखना, ये जो वर्ग माध्य मूल मान होता है, ध्यान रखना, ये शिखर मान का √2 टाइम्स होता है। ये माने आपसे पूछा जाता है वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में क्या संबंध होता है? तो वर्ग माध्य मूल मान जो होता है वो शिखर मान का वर्गमूल 2वां भाग होता है, या आप ये कह सकते हैं कि जो शिखर मान होता है ये वर्ग माध्य मूल मान का करण 2 गुना होता है,
और ये आपको बहुत काम की चीज है, बहुत। ये मैं इस पर डबल स्टार बना देता हूँ, बहुत काम की चीज है। ये रिलेशन आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। क्या अभी मैं इसको सिद्ध करने वाला हूँ। रिलेशन क्या ध्यान रखना है, रिलेशन ध्यान रखना है कि प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्यम मान होता है वो शिखर मान का वर्गमूल 2वां भाग होता है। या यूं कह सकते हैं कि जो शिखर मान, इसके यहाँ 13 गुणा कर दो तो प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान होता है, शिखर मान, वो उसके वर्ग माध्यम मान का √2 टाइम्स होता है। ठीक है ना, वर्गमूल 2 गुना होता है। अब हम इसी चीज को सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है ना, इसी चीज को हम सिद्ध कर रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान होता है वो वर्ग माध्यम मान का वर्गमूल 2 गुना होता है। इसको सिद्ध कर रहा है, ठीक है ना। तो आप सब तैयार हैं, तो डेरिवेशन को करते हैं ना। हम प्रूफ कर रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान होता है, शिखर मान, वो वर्ग माध्यम मान का करणी 2 गुना होता है। इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रूफ करते हैं। तो परिभाषा क्या मिली हमारे लिए कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के विभिन्न मानों के वर्गों के योग के वर्गमूल को, विभिन्न मानों के वर्गों के माध्य को के वर्गमूल को उसका वर्ग माध्य मान कहते हैं। ठीक, अब इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना, IRMS को। तो IRMS कहलाता क्या है, मैं जरा थोड़ा सा मैं लिखूं, देखो ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, ठीक है ना। अब ये हो गया वर्गों का जोड़ 0 to t और यहाँ पर मैं लिख दिया dt। इसका मतलब क्या होता है, समाकलन क्या है, तो करता है युगफल को विभिन्न मानों का, भिन्न भिन्न समयों पर जिसके मानों है, मानों के वर्ग का टोटल हो गया है। 0 से t माने एक चक्र में उसके जितने मान है उनके मानों के वर्गों का टोटल आ गया, वर्ग आ गया। अब इसमें मैंने कैपिटल T से भाग दे दिया, यहाँ समय से भाग देना है, तो एक वर्गों का माध्य निकाला है और इसका मैंने वर्गमूल लगा दिया, तो इसको बोलेंगे IRMS। ध्यान देना बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, IRMS। तो ये हो गया वर्गों का योग और ये टी से भाग दे दिया तो वर्गों का माध्य निकल आया और उसका वर्गमूल। अगर मैं यहाँ से यहाँ स्क्वायर लगा दूं तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हट जाएगा, हम जानते हैं। तो IRMS का स्क्वायर हम यहाँ से लिखते हैं, IRMS का स्क्वायर। तो IRMS का स्क्वायर इक्वल टू ये फॉर्मूला लिख देना है 0 to 2 I स्क्वायर dt और अपॉन कैपिटल T। तो यहाँ से हमारा डेरिवेशन चालू होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम प्रूफ कर रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान है वह RMS का वर्गमूल 2 गुना होता है और ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। ये कैसा है बच्चों, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, अपन को ध्यान रखना है परीक्षा के लिए। तो अपन लिखेंगे कि माना हम जानते हैं किसी छठी पर प्रत्यावर्ती धारा का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, इसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। अब यदि इसका वर्ग माध्यम मान IRMS हो तो IRMS हम जानते हैं IRMS का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 0 to t और यहाँ पर आ जाएगा I स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे dt और ये 1/t आगे कर देंगे। तो IRMS का स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे 1/t मतलब बटे में t था वही यहाँ आगे आ गया, 1/t 0 to t I स्क्वायर dt। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डेरिवेशन आगे बढ़ाते हैं 0 to t I की वैल्यू लिखो, I की वैल्यू क्या लिखोगे I नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। लेकिन इसका तो वर्ग लगा है तो यहाँ पर भी वर्ग लगा दो, यहाँ पर भी वर्ग लगा दो, ठीक है ना। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास 1/t आई नॉट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब आई नॉट का स्क्वायर को बाहर निकाल दे, यहाँ से आई नॉट का स्क्वायर बाहर निकल आएगा तो अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी और यहाँ पर आएगा डी टी, ठीक है ना। अब क्या होता है बच्चों, मैथमेटिक्स है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ऐसे डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हमारे पास फार्मूला होता है, तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर होता है साइन, ये फार्मूला आपको डायरेक्ट लिख देना है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ये फार्मूला होता है। मैथमेटिक्स वाले बच्चे इसको समझते हैं, ये cos 2a का cos 2x के सूत्र से निकलता है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, टी वाली वैल्यू यहाँ पर लिख दो, तो यहाँ पर आ जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रेशन 0 to t, यहाँ पर लिखना है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 और यहाँ पर क्या आएगा डी टी, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, ये फार्मूला है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे,
अब ये 2 जो है इसको बाहर कर दूं तो हमारे पास अगला स्टेप बन जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t और इंटीग्रेशन 0 टू t और यहाँ पर 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी और ये dt। ये हमारे पास लास्ट स्टेप ये निकल आएगा। ठीक है, ठीक है, आप समझ गया होंगे। अब चलो इस तरफ आ जाते हैं। ठीक है ना, तो अब वन का समाकलन करेंगे तो टी आएगा और cos 2 ओमेगा टी का आएगा sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा इंटीग्रेशन। इसका सीधा इंटीग्रेशन अपन क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t और यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे हम इसका इंटीग्रेशन, तो क्या बन जाएगा, 1 का होता है t और cos 2 ओमेगा टी का होगा sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा और ये लिमिट यहाँ से पीछे पहुंचा देंगे, है ना, ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है ना, इंटीग्रेशन हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमारे लिए इसका क्या लेना है, अब हमारे लिए इसका क्या लेना है, अब हमें इसकी लिमिट लेनी है तो पहले लेते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन लिमिट लेने से पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं। क्या सुधार सकते हैं हम इसमें, क्या सुधार सकते हैं हम इसमें, इसमें हम सुधार सकते हैं कि जो हमारे पास 2 ओमेगा आपको दिख रहा है ये, तो आप याद करो मैंने आवर्तकाल का सूत्र रखा था, क्या था, t बराबर था 2 पाई अपॉन ओमेगा, था कि नहीं था, 2 पाई अपॉन ओमेगा। आवर्तकाल का फॉर्मूला हमें क्या मिला था भाई, t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ये हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो जो कैपिटल टी है उसकी वैल्यू लिखेंगे अपन 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो फर्क तो पड़ेगा इससे। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टी को लिखेंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा और यहाँ पर भी कर दो टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा और यहाँ पर 0 टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये मैंने लिमिट टी जो थी टी को चेंज कर दिया 2 पाई अपॉन ओमेगा में। ठीक है ना, यहाँ पर टी था, ये 2 पाई अपॉन, अब लिमिट ले लो, तो लिमिट के अभी यहाँ पर हल करेंगे तो 2 दूनी 4 ओमेगा ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा आई नॉट का स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन 4 पाई और यहाँ पर पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट मतलब पहले इसके स्थान पे लिखना है, तो आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस यहाँ पर भी वही आएगा साइन 2 ओमेगा इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा और माइनस 0। ये क्या ले लिया हमने, ये लिमिट ले ली। क्या, पहले अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट लेने का मतलब हुआ कि इसके सापेक्ष अपन ने समाकलन किया था टी के सापेक्ष, तो टी यहाँ पर चर है, तो ये जो लिमिट है टी पर अप्लाई होनी है, तो टी के स्थान पर पहले मैंने 2 पाई अपॉन ओमेगा लिख दिया और यहाँ पर भी टी के स्थान पर 2 पाई अपॉन ओमेगा लिख दिया, फिर माइनस, फिर ये लोअर लिमिट है तो फिर यहाँ पर भी 0 लिखना है, यहाँ पर भी 0, तो सब 0 हो जाएगा, सारा कुछ 0 हो जाएगा। तो ये 2 पाई अपॉन ओमेगा वाला पोर्शन बचेगा और 0 वाला खत्म। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा से ओमेगा कट गया तो बन जाएगा साइन 4 पाई। आधी बात समझ में, तो इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा आई नॉट का स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन 4 पाई और यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा, 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा इतना बचेगा। ठीक है ना, ओमेगा तो कट ही गया था, वेरी गुड। अब हमारे पास क्या आएगा, ध्यान देना, अब मैं यहाँ से बता दूंगा थोड़ा सा इसको भी, तो आप लोग उसको थोड़ा सा समझ करके चलना। अब इस साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई इसकी वैल्यू होती है 0, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, साइन 4 पाई मतलब साइन n पाई का मान शून्य होता है, गणित का सूत्र है। तो मैं इसको 0 लिखूं तो सारा कुछ 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, बोलो, आज बचेगा ओमेगा अपॉन 4 पाई और यहाँ पर 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस 0, सारा कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है ना, साइन 4 पाई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो सारा कुछ यहाँ पर क्या होगा, 0 हो गया। बहुत सिंपल सी बात है। अब अपन क्या करेंगे, अपन इसका गुणा करेंगे। ठीक है ना, अपन इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं और क्या आता है, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, अब आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करके इसको बैक में जाकर के उसको पढ़ लेना अच्छे से। अब हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं।
तो हमारा क्या आएगा, अब इसके अंदर गुणा कर दो तो हमारे पास आ जाएगा ये आई नॉट का स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन 4 पाई इंटू इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये सारा कुछ का आगे बराबर कर रहा है आई आर एम एस का स्क्वायर के बराबर, अभी लिख देंगे। तो ये पाई से पाई कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, इससे 2 बार कैंसिल। हमारे पास आ गया आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2 का के बराबर कर रहा है, जो कर रहा है आई आर एम एस के स्क्वायर के बराबर, आई आर एम एस का स्क्वायर के बराबर चाहता है, ठीक है ना। वेरी गुड। अब यहाँ से यहाँ पर आ जाओ तो आई आर एम एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट लग जाएगा तो बन जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ऊपर का तो आई नॉट बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और नीचे अंडर रूट 2 लगा रहेगा, ठीक है ना। तो आई आर एम एस इक्वल टू हमने क्या प्रूफ कर दिया, जल्दी बताओ। आई आर एम एस इक्वल टू हमारे पास प्रूफ हो गया आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, या आप इसका त्रिया गुणा कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आई नॉट बराबर क्या आ जाएगा, या आई नॉट इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू आई आर एम एस। आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो यही प्रूफ करना था हमारे लिए। इस प्रकार हमारा प्रूफ क्या हो गया, क्या प्रूफ कर दिया हमने प्रूफ कर दिया कि प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान है वो इसके वर्ग मूल मान का अंडर रूट 2 टाइम्स होता है, अंडर 2 टाइम्स होता है, ठीक है ना बच्चों। तो आप लोगों को ये डेरिवेशन ध्यान रखना है अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर हम अंडर रूट 2 का 1/√2 का मान निकालें तो ये 0.707 निकलता है, 0.707 इंटू आई नॉट। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, माने 1/√2, माने यहाँ पर एक मान जगह तो 1 में वर्गमूल 2 का भाग देंगे तो अप्रोक्स 0.707 निकलता है, ठीक है ना। तो आपको ये वैल्यू भी ध्यान रखनी है कि ऐसा भी आ सकता है कि आई आर एम एस इक्वल टू होता है 0.707 आई नॉट, या आई नॉट इक्वल टू होता है अंडर रूट 2 आई आर एम एस, या अंडर 2 को दिया मान लो 1.4 1.414 1.414 इसकी वैल्यू होती है 1.414, तो ऐसा भी हो सकता है आई नॉट इक्वल टू 1.414 आई आर एम एस, या ये अंडर 2 ही लिखा रहता है पर ये वाला ऐसा आ सकता है, ठीक है ना। तो ये दोनों मानों का आपको अच्छी तरह से, अब ये परीक्षा में अगर यहाँ पर तो सिद्ध करने के बाद सिद्ध कीजिए भी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट 2 या आई भी नॉट अपॉन अंडर रूट 2, यानी कि अगर मैं यहाँ पर भी ले लूं तो भी आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा भी नॉट अपॉन अंडर रूट 2, या भी नॉट इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू भी आर एम एस, ठीक है ना, ठीक है ना। ये ऐसा भी आ सकता है परीक्षा में। अगर परीक्षा में आपको वोल्ट का है, वोल्टेज का है, तो आपको भी वाला इक्वेशन लेकर के चलना है, आई वाला है तो आई वाला इक्वेशन लेकर के चलना है, ये थोड़ा ध्यान रखना है परीक्षा में। यही डेरिवेशन पूरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ जहां जहां आई है वहां वहां भी कर देंगे हम। इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे, भी इक्वल टू भी जीरो साइन ओमेगा टी वाला। और अगर आई के लिए आया तो चाहे आई को आए चाहे भी को आए, डेरिवेशन का जो सॉल्यूशन है वो तो एक सा रहेगा, ठीक है ना, सिंबल हम बदल जाएंगे। इस प्रकार बच्चों हमने जान लिया। यहाँ पर मैं आपको एक बात सारांश के रूप में बता दूं, हमने आज इस पहले लेक्चर में प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बहुत सी चीजों के बारे में पढ़ लिया। तो प्रत्यावर्ती धारा कई डेफिनेशन, और ये मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 या 0.707 आई नॉट, और आई नॉट इक्वल टू होता है अंडर रूट 2 इंटू आई आर एम एस, ठीक है ना। ये आपको दोनों रिलेशन याद रखनी है, ठीक है। तो आज हमने यहाँ तक इतना पूरा कर लिया। कल हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, तो उसमें हम शुरुआत करेंगे एसी और डीसी में अंतर से, प्रत्यावर्ती धारा और विस्तार धारा में अंतर वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डेरिवेशन भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इसके बाद फिर आगे प्रतिरोध प्रतिघात और प्रतिबाधा के बारे में पढ़ेंगे। सभी को नमस्कार।